कि राजनीति तीन चीजें चलती है, पहला चर्चा, दूसरा पर्चा, तीसरा खर्चा। दुर्ग लोकसभा आज देश की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। भूपेश बघेल जी जो कि एक समय दावा किया करते थे कि इलाका कुत्तों का होता है, मुख्यमंत्री का इलाका नहीं होता, वो खुद भी अभी राजनांदगांव से लड़ रहे हैं। यहाँ से विजय बघेल जी हैं, उनके सामने राजेंद्र साहू ग्रामीण बैंक के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, साहू समाज का बहुत बड़ा चेहरा भी है। और ऐसा कहा जा रहा है कि लोकसभा में जो साहू वोटर हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले हैं। साहू नाराज हैं, खुश हैं, क्या लग रहा है मामला, क्या साहू वाला बैठेगा? कि गृह मंत्री रहते हुए ताम्रध्वज जी को हारना पड़ा। राम जी के लहर के साथ साथ महतारी वंदन योजना का भी लहर, जो खाते में डायरेक्ट 1000 रुपये आ रहा है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अलग अलग मानसिकता के साथ मतदान है। लेकिन राहुल गांधी जी ने भी दाव खेलते हुए ये कह दिया कि हम अब 1 लाख रुपए सीधा खाते में देंगे। गृह मंत्री रह चुके ताम्रध्वज साहू जी महासमुंद लोकसभा से लड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी राजनांदगांव लोकसभा से लड़ रहे हैं। अगर विजय बघेल जी और राजेंद्र साहू जी की विशेषताओं पर और खामियों पर बातचीत की जाए तो क्या लगता है मुझे विजय बघेल जी में और राजेंद्र साहू में क्या विशेषताएं हैं और क्या खामियां हैं? नमस्कार, सत्यम पांडे नाम है हमारा और आप लोग केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव का शंख बज गया है और लोकसभा चुनाव का शंख बजते ही सभी जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो बल्लेबाजी करने के लिए, गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर उतर गए हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 11 लोकसभा सीटें हैं। क्योंकि हम दुर्ग के रहने वाले हैं तो शुरुआत भी दुर्ग लोकसभा से किया जाएगा। 2019 में जब लोकसभा चुनाव होता है तब की जो परिस्थिति थी, जो विधानसभा सीटें थी, वो कांग्रेस के लिए अनुकूल थी, मगर अब जो सीटें आई हैं वो भाजपा के लिए अनुकूल है। 2018 चुनाव अगर आप देखें तो दुर्ग में 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 8 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास थी, महज एक वैशाली नगर विधानसभा भाजपा के पास थी। मगर अगर आपकी आज की वस्तु स्थिति देखें तो 2023 में 9 में से 7 भाजपा के पास हैं और महज 2 कांग्रेस के पास हैं, जिसमें से एक सीएम जो पूर्व सीएम रह चुके हैं पाटन से भूपेश बघेल जी, उनकी सीट है और दूसरी भिलाई नगर से देवेंद्र यादव की सीट है। तो मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार DK साहू जी मौजूद हैं। चुनावी चर्चा का सिलसिला हम जारी करते हैं, बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा में इस बार किसकी गेंदबाजी चलेगी और किसकी बल्लेबाजी चलेगी। DK जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। शुरुआत से बताइए, लोकसभा दुर्ग जो है बहुत महत्वपूर्ण रहा है शुरुआत से ही, क्या मामला है इस बार का? दुर्ग लोकसभा इस बार एक अलग तरह के चर्चे में है जी। यहाँ से 3 प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी से 3 प्रत्याशी जो अलग अलग लोकसभा से लड़ रहे हैं, इसके लिए भी चर्चा है जी। क्योंकि गृह मंत्री रह चुके ताम्रध्वज साहू जी महासमुंद लोकसभा से लड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी राजनांदगांव लोकसभा से लड़ रहे हैं और राजेंद्र साहू जी यहाँ है जी। तो विजय बघेल जी सांसद है। तो एक तरह से 4 और 4 कहना भी गलत होगा। भाजपा से सरोज पांडे भी यहाँ की राज्यसभा सदस्य और यहाँ की सांसद लोकसभा सदस्य रह चुकी है, वो भी बाहर लड़ रही है। तो इस लिहाज से दुर्ग लोकसभा आज देश की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में दुर्ग का जो आने वाला परिणाम ये क्या होगा, ये देखना रोचक होगा। लेकिन अभी आपने जैसा कहा बैटिंग और बॉलिंग चालू हो गया है, तो अभी शुरुआत हुई है। एक टेस्ट मैच की तरह आगे गति पकड़ेगी, फिर 2020 के बाद आएगी। हाँ, लास्ट अंतिम दौर में 2020 के फॉर्मेट में खेला जाएगा। अभी शुरुआत है। आपने सरोज पांडे जी का जिक्र किया, रहने वाली यहाँ की हैं, लड़ बाहर से रही हैं। ताम्रध्वज साहू जी रहने दुर्ग के वाले हैं, लड़ बाहर से रहे हैं। भूपेश बघेल जी जो कि एक समय दावा किया करते थे कि इलाका कुत्तों का होता है, मुख्यमंत्री का इलाका नहीं होता, वो खुद भी अभी राजनांदगांव से लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है क्यों ये लोग बाहर जाकर के अपना सीट चुन रहे हैं, यहाँ पे बाहर से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? अब पिछले बार सत्यम जी 5 साल कांग्रेस की सरकार बनी रही, तो जो अभी बाहर लड़ रहे हैं जो कांग्रेस के लिहाज से बहुत वरिष्ठ हो चुके हैं जी। ताम्रध्वज साहू खुद गृह मंत्री रहे हैं और पहली बार चुनाव वो विधानसभा लड़े हैं 98 में जी। 98 से वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। बीच में एक बार बेमेतरा से पराजित भी हुए थे। तो पूछ रही तो 25 साल तो उनको जनप्रतिनिधि के रूप में हो गया है अनुभव। भूपेश बघेल का 30 साल से ज्यादा का अनुभव है जी। भूपेश बघेल जी का, वो सीएम रह चुके हैं जी। तो वो कांग्रेस पार्टी ने उनको समझा, उनकी वरिष्ठता, उनकी लोकप्रियता। भूपेश बघेल जी 2009 से भी रायपुर लोकसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। हाँ, भूपेश बघेल जी 2009 में रायपुर लोकसभा से लड़े जी। उससे पहले 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने दुर्ग से भी
ताराचंद साहू के साथ मुकाबला किया था लोकसभा में। लोकसभा में दुर्ग अच्छा। लोकसभा से भी भूपेश बघेल चुनाव लड़ चुके हैं। उस समय उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था और 9 में भी करना पड़ा था। 9 में भी। वो एक दौर था जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 3 चुनाव लगातार उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। 2004 के लोकसभा में वो दुर्ग लोकसभा से पराजित हुए जी। फिर 2008 के विधानसभा में पाटन विधानसभा से उन्हें पराजय का सामना करना विजय पड़ा। बघेल जी ने हराया था। विजय बघेल जी ने हराया था उन्हें। उसके पश्चात जो लोकसभा चुनाव 2009 में हुआ, उन्हें रायपुर लोकसभा से प्रत्याशी बनाया गया था रमेश बैस जी के खिलाफ जी, और वहां उन्हें रमेश बैस ने पराजित किया था जी। तो 3 चुनाव हारे। उसके बाद 2014 में उन्होंने विधानसभा जीता। भूपेश बघेल जी की बातचीत की जाएगी। यहाँ से विजय बघेल जी हैं, उनके सामने राजेंद्र साहू ग्रामीण बैंक के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साहू समाज का बहुत बड़ा चेहरा भी है और ऐसे कहा जाए कि लोकसभा में जो साहू वोटर हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले हैं। साहू नाराज हैं, खुश हैं, क्या लग रहा है मामला, क्या साहू वाला बैठेगा? अब विधानसभा चुनाव में एक चर्चा चली थी कि साहू समाज कांग्रेस से नाराज है जी। उसका परिणाम भी देखने को मिला। लोगों ने कांग्रेस के साहू के मुकाबले बीजेपी के जो साहू थे उनको जिताया जी। चाहे अरुण साहू है, यहाँ पे बेमेतरा से दीपेश साहू जी जीते हैं, जबकि गृह मंत्री रहते हुए ताम्रध्वज जी को हारना पड़ा। आपको एक बार और बता दूं तो 2014 में ताम्रध्वज साहू को भी वो बेमेतरा से विधानसभा चुनाव हारे हुए थे, उनको लोकसभा में दांव खेला गया था सरोज पांडे के खिलाफ जी। तो उस समय भी साहू वाद को देखते हुए समीकरण को, जातिगत समीकरण को 2014 में और उन्होंने जीत दर्ज की थी। बहुत महीन जीत थी, पर 17,000 कुछ मतों जीत कर 16,000 मतों जीत कर आए थे। उस समय भी मोदी जी की एंट्री हुई थी, प्रधानमंत्री हो गए थे, मोदी लहर चल रहा था। मोदी लहर चल रहा था। उस हिसाब से एक कुछ घटना भी हुई थी जो सुश्री सरोज पांडे जी के खिलाफ माहौल बना यहाँ पे। सरोज पांडे जी ने किसी साहू को झापड़ मार दिया था, ऐसा चर्चा है जी। तो उसका भी फायदा ताम्रध्वज जी को मिला और वो चुनाव जीते। लेकिन इस बार सत्यम जी, इस बार भी राजनीतिक गलियारे में देखा जाए तो चर्चा चलती है तो उसमें मोदी जी का भी लहर है जी, प्लस राम जी का भी लहर बताया जाए। तो भाजपा ऐसे मजबूत तो है। अब वो देखना होगा कि साहू समाज का झुकाव एक तरफा राजेंद्र साहू की ओर जाता है तो थोड़ा मुकाबला कांटे का होगा। राम जी के लहर के साथ साथ महतारी वंदन योजना का भी लहर है, जो खाते में डायरेक्ट 1,000 रुपये आ रहा है। 1,000 रुपये आ रहा है, उसका भी फायदा उसका, वो तो सरकार बदलने में प्रमुख कारण महतारी वंदन योजना, इसको नकारा नहीं जा सकता। तो लोकसभा चुनाव में भी ये काम आएगा। लेकिन राहुल गांधी जी ने भी दाव खेलते हुए ये कह दिया कि हम 1 लाख रुपए सीधा खाते में देंगे, उन्होंने घोषणा कर दिया है। घोषणा की जी। तो उस घोषणा का असर अभी फिलहाल माहौल नहीं बन पा रहा है। जो माहौल महतारी वंदन योजना को लेकर बना था वो माहौल कांग्रेस की घोषणा को लेकर बना नहीं है। आने वाले समय में क्योंकि यहाँ पे 7 मई को चुनाव है, तीसरे चरण समय है जी, अप्रैल बीतना है, 1.5 महीना, लगभग 1.5 महीना है। तो उस दौर में, अंतिम दौर में उस मुद्दे को कांग्रेस जन जन तक कैसे पहुंचाती है, और पहुंचाने में सफल होती है तो परिणाम के नजदीक पहुंचा जा सकता है। और राजेंद्र साहू कमजोर प्रत्याशी नहीं है, इस बात को मौजूदा सांसद और भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल समझ रहे हैं और उन्होंने बोला भी, सार्वजनिक रूप से बोला भी है कि हम किसी प्रतिद्वंदी को कमजोर नहीं समझते हैं। ठीक बात है। तो इस लिहाज से यहाँ का आने वाले ये जो चुनाव है मुकाबला ठीक रहेगा होगा। और दोनों पार्टियां अभी शुरुआती दौर की बैटिंग बॉलिंग कर रही है। नतीजे को तब्दील करने में अभी समय है, जोर लगेगा। तो जो बड़े बुजुर्ग हैं राजनीति के, वो कहते हैं कि राजनीति 3 चीज़ से चलती है, पहला चर्चा, दूसरा पर्चा, तीसरा खर्चा। तो जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि वो 1 लाख वाली जो बात है वो किस प्रकार से चर्चा के माध्यम से या फिर पर्चा के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है और अंत में माहौल बन पाता है या नहीं बन पाता है, वो आखिरी के दौर में मालूम पड़ेगा। जैसे सत्यम जी, विधानसभा चुनाव में महतारी वंदन योजना का लागू किया गया, जैसे लागू हुआ तो भाजपा के कार्यकर्ता घर घर जाकर मिठाई के डिब्बे के साथ उस योजना का फॉर्म भरवाने लगे जी। तो उससे माहौल बना, महिलाओं में अचानक परिवर्तन आया।
उसको हृदय परिवर्तन मान लिया जाए कि अचानक बदला और सरकार कांग्रेस की सरकार चलती। भाजपा वाले कह भी रहे कि राम मन में आ गए थे लोगों के। हाँ, और अब जो है कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र गृह लक्ष्मी योजना का, हाँ उस समय गृह लक्ष्मी, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव को लेकर भी जो नगद भुगतान राशि जी अकाउंट में डालने की बात की जा रही है महिलाओं के खाते में, उसको कांग्रेस कार्यकर्ता किस हद तक अंजाम तक पहुंचाते हैं ये अभी चिंतन का विषय। कोई कार्यकर्ता कांग्रेस के मिठाई का डिब्बा लेके घर घर जा नहीं रहा है अभी। हाँ। भाजपा वाले पहुंच गए थे। और अभी भी कुछ मामलों में भाजपा की तैयारियों जी के मुकाबले कांग्रेस कमजोर लग रही है। जैसे भाजपा का हर विधानसभा में सम्मेलन हो रहा है जी, अब एक एक दिन में तो 2-2 सम्मेलन हो जा रहे हैं विधानसभा स्तरीय। अभी तक कांग्रेस इस मामले में पीछे है। अब देखना होगा कि आगे चल के कैसे गति पकड़ते इनके चुनाव प्रचार। जितने विधानसभा सीटें हैं 9 विधानसभा सीटें, उसमें 7 आज की डेट में देखा जाए तो वो भाजपा के पास है, महज 2 कांग्रेस के पास है। अगर हम 19 की बात कर लें तो 1 सीट महज जो थी वो वैशाली नगर की, वो कांग्रेस के पास, भाजपा के पास थी। उसके बावजूद इतना बड़ा मैंडेट छत्तीसगढ़ में मिला था, तो उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? अब इस बार क्योंकि 7 विधायक काम करने वाले हैं सीधा। एक चीज और है सत्यम जी, कि लोग विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अलग अलग मानसिकता के साथ मतदान करते हैं। जैसे पिछले बार सरकार बदलने के लिए विधानसभा चुनाव में मतदान हुआ, उससे पहले अगर 2018 की बात करें तो 2018 में भी सरकार बदलने के लिए मतदान हुआ था। अब लोकसभा चुनाव है तो ऐसा कोई लहर नहीं दिख रहा है कि सरकार बदलने के लिए मतदान करेगी। एक नेतृत्व चाहिए। हाँ, और कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी पीछे है यहाँ पे। इनको जोर लगाना पड़ेगा और अपने जो घोषणा पत्र है, जो योजनाएं हैं, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत अभी दिख नहीं रहा है, धरातल पर तो नहीं दिख रहा है। अगर विजय बघेल जी और राजन साहू जी की विशेषताओं पर और खामियों पर बातचीत की जाए तो क्या लगता है मुझे, विजय बघेल जी में और राजन साहू में क्या विशेषताएं हैं और क्या खामियां हैं? क्योंकि राजन साहू जी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। मैं एक समय में उनको एक आक्रामक नेता के रूप में साहू जी को उनकी पहचान बनी थी जी, आक्रामक नेता। और उसका फायदा उनको जब वो निर्दलीय लड़े दुर्ग महापौर का चुनाव, तो जनता उनके साथ स्वफुर्त जुड़ी थी। परिणाम आशा के अनुरूप नहीं आया, जबकि लोगों का कहना है कि वो उस समय डॉक्टर तमेर चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी से और ये निर्दलीय थे, स्वाभिमान, छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच से ताराचंद साहू जी के बैनर तले, उनकी पार्टी के बैनर तले लड़ रहे थे। तो उस समय उनकी छवि थी कि जीत जाएंगे चुनाव और युवाओं में खासा लोकप्रियता था। लेकिन सत्यम जी दशक बीत चुका है वो बात। लेकिन ये भी चल रही है, अगर साहू जी जीत जाते हैं तो अगले ताराचंद साहू जैसे उभर के आएंगे। हाँ, साहू समाज एकजुट तो रहता है दुर्ग लोकसभा में, उनकी संख्या भी बहुत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अभी कांग्रेस जो विधानसभा चुनाव पर पराजय का सामना करना जी, तो मनोबल उनका गिरा हुआ है। उस मनोबल को बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना पड़ेगा। अभी भी समय है, चुनाव अभी 1.5 महीना के लगभग बचा हुआ है जी। तो छवि बहुत अच्छा है। और एक समय में मुझे पुरानी बातें याद आ रही है जी। एक मंच था भिलाई 3 में, होली मिलन समारोह हो रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उनको मंच पर, उस समय जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री थे राजन साहू। तो भूपेश बघेल जी ने उनका परिचय यह कहते हुए करवाया था कि ये दाऊ वासुदेव चंद्राकर जी के नए शिष्य। अच्छा, खुद भी जो भूपेश बघेल जी राजनीतिक गुरु मानते हैं अपना, उनको राजनीतिक गुरु, उनको अपना खुद तो शिष्य थे। राजन साहू का भी परिचय उस मंच में ये बोल के दिया गया था कि नए शिष्य हैं। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि उनको पार्टी से बाहर भी होना पड़ा। अब वापसी हुई
अब भूपेश बघेल जी के बहुत करीबी हैं, क्योंकि पाटन में साहू समाज को साधने की जवाबदारी राजेंद्र साहू ने इनके ऊपर बखूबी थी। निभाया है। इस चुनाव में भी देखने को मिला और पिछले चुनाव में भी देखने को मिला था जी। अब वो खुद जब प्रत्याशी हैं तो साहू समाज उनके लिए क्या करता है, ये देखना है ये आगे। देखना होगा। विजय बघेल जी ने जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में पाटन से हाँ मौजूदा उस वक्त के मुख्यमंत्री को टक्कर दिया, हाँ वो भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर बन सकता है, क्योंकि हाँ, उस जी एक चीज था भूपेश बघेल और विजय बघेल में जो प्रतिद्वंदिता है, जी, जग जाहिर है वो, जग जाहिर प्रतिद्वंदिता है। हम्म, और आम बोलचाल की भाषा में और छोटे से छोटा राजनेता भी यही बोलता है कि भूपेश बघेल जी को अगर कोई टक्कर दे सकता हो विजय बघेल दे सकता है। और इस बार जो बीजेपी ने विजय बघेल का कद, राजनीतिक कद बढ़ाया है। जी, सांसद तो थे, लेकिन उनको जो जवाबदारी दी गई घोषणा पत्र समिति के संयोजक, जी, तो वो प्रदेश स्तर के नेता बने। उससे उनका नाम प्रदेश स्तर पे चला और प्रदेश भर के दौरा भी किया। और बात तब केंद्रीय लेवल तक भी पहुंच रही है। क्या उन्होंने बलिदान दिया तो क्या पता केंद्रीय मंत्री उभर कर निकले अगर जीत जाए तो। हाँ, तो उससे उनका ग्राफ बढ़ा। और जिस सोच के साथ और जिस उद्देश्य के साथ बीजेपी ने उनको टिकट दिया था कांग्रेस से, कांग्रेस के तात्कालीन सरकार में मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल जी के खिलाफ, और उनको बांधने में सफल रहे जी, तो इससे अब जनता में भी उनकी लोकप्रियता बढ़ी है विजय बघेल जी की। जी, बातें ये भी चल रही थी कि अगर मुख्यमंत्री जी के नाम के आगे बस मुख्यमंत्री नहीं होता तो मामला क्या पता विधानसभा चुनाव में पाटन का जो नतीजा है वो अलग आता। ऐसा चर्चा तो थी जी। और वैसे भी लगभग 19,000 वोटों से मुख्यमंत्री रहते चुनाव जीतना ये बहुत बड़ी उपलब्धि, सफलता नहीं है। और कड़ी टक्कर दी विजय बघेल ने। और इसका विजय बघेल जो कहने का मालूम भी था कि मुख्यमंत्री हैं, हाँ, तो चुनाव ना जीतो टक्कर देना है, इसी ये उद्देश्य तो रहता ही है हर पार्टी का कि मुख्यमंत्री के लेवल का जो प्रत्याशी है, मुख्यमंत्री खुद है जी, उसके खिलाफ ऐसा कोई कैंडिडेट उतारा जाए जिससे वो दूसरे विधानसभा में ध्यान न दे पाए। इसमें सफल हो गए बीजेपी। और बीजेपी सफल होना और खुद इससे विजय बघेल का जो छवि था और लोकप्रियता वो बढ़ा है, चमक कर आई है, उभरा है उनका कि अब वो बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार हो गए। अब आपको क्या लगता है, चुनाव भी बहुत नज़दीक है, विजय बघेल जी तो एक्टिव भी है, काम भी कर रहे हैं, राजेंद्र साहू जी भी दौरा चालू कर दिए अपना, तो दोनों में क्या खामियां आप देखते हैं कि विजय बघेल में भी वो खामियां हों और वो राजेंद्र साहू जी के अंदर भी खामियां हों? अब खामियों की बात करें तो कहाँ माइनस रहेगा? माइनस ये रहेगा सत्यम जी कि जैसे विजय बघेल जी मौजूदा सांसद भी रहे हैं, तो उनके कार्यकाल में 3 साल कोरोना की भेंट चढ़ गई। कहीं ना कहीं विजय बघेल जी, हम भी जब पब्लिक से बातचीत कर रहे हैं तो नाराजगी है कि वो तो मोदी के नाम पर जीत रहे हैं, पब्लिक से मिलने नहीं आते हैं। वो पब्लिक से मिले या ना मिले अलग बात है, लेकिन जो काम नहीं, कई जगह हम भी जाते हैं फील्ड में तो कई जगह बोलते विजय बघेल जी के सांसद रहते कोई खास काम तो नहीं हुआ है, जैसा एक सांसद के लिए एक ट्रेन ही चलवा दी जी, उपलब्धि। वही जब हम राजेंद्र साहू जी का इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ठीक है इतना ट्रेन डिले चल रही है, तो विजय बघेल जी ने क्यों कभी संसद में बात नहीं उठाया, कभी बात कर लेते दुर्ग के लोगों के लिए। नहीं, उनके जैसा एक उत्कल और आंध्र समाज की मांग थी ट्रेन की, से वो लोकसभा चुनाव मेरे ख्याल से पिछले लोकसभा से पहले की बात है। विजय बघेल जी रेल मंत्री जी से मिले भी, आश्वासन ही मिला, आज तक ट्रेन नहीं चल पाई। तो एक कहीं ना कहीं लगता है लोगों को कि कोई बड़ी उपलब्धि वाला काम नहीं हो पाया। मोदी जी के नाम पर ही चल रहा है मामला, बड़ी उपलब्धि वाला काम इसका कहीं कहीं चर्चा होती है और कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर नाराजगी भी दिखती है विजय बघेल जी के खिलाफ। लेकिन विजय बघेल जी के साथ जो मोदी का नाम है, मोदी का लहर है, वो भी है। राजेंद्र साहू जी के साथ क्या है, राहुल गांधी का लहर है, कुछ नाम है? नहीं, राजेंद्र साहू जी खुद सुलझे हुए नेता हैं और भूपेश बघेल के करीबी, और तीसरा है साहू समाज से आते हैं वो। तो इसके बाद जो
नाकामी बोले जाए या कमजोरी बोला जाए कि राजन साहू जी 5 साल कांग्रेस में सरकार में रहे, बैंक के अध्यक्ष भी रहे जी, लेकिन जो कार्यकर्ताओं में पकड़ बनानी थी, मतदाताओं में पकड़, लोकप्रियता बनानी थी, वो चीज नहीं बना पाए। इसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ रहा है, पड़ सकता है। एक कमी है। जो राजेंद्र साहू को मैंने 15 साल पहले देखा था, वो युवाओं में खासा लोकप्रियता थी। अच्छा, लेकिन आज वो नहीं देख पा रहे हैं। आज वो चीज नहीं देखने को मिल रहा है। हो सकता है उस वक्त बड़े बड़े पुरोधा नेता थे यहाँ पर, तो शायद वो आगे ना बढ़ते हो या ना बढ़ने दिया जाता हो। ऐसा भी अब उनको आज़ादी मिल गई, आप प्रत्याशी हैं, अब आप जाइए, अब आप लहराइए झंडा अपना। जैसे पिछले बार भी राजेंद्र साहू का नाम चला था जी लोकसभा के। जी, मैं समझता हूँ पिछले बार अगर उनको टिकट मिलती तो मजबूत रहते, कैंडिडेट होते। कभी कभी ऐसा होता है कि एक समय रहता है हर नेता का, वो समय ढल जाने के बाद ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ, एक नेता मतलब रविंद्र चौबे जी मंत्री जी के बड़े भाई प्रदीप चौबे जी, वो कभी अच्छे प्रखर वक्ता, तेज तर्रार नेता, युवा तुर्क के रूप से यहाँ पे जाने जाते थे, लेकिन तब उन्हें लोकसभा की टिकट नहीं मिली, अब विलुप्त हो गए। अब जब उनका उम्र ढलान पर आ गया तब उन्हें लोकसभा से प्रत्याशी बनाया गया। तो उस समय तक समय निकल चुका था, जब माहौल था तब उनको अवसर नहीं मिला। तो यही बात राजेंद्र साहू जी में भी आंशिक तौर पर लागू होता है। अब देखना होगा आगे चल के कितना चुनाव के अंतिम दौर में क्या जोर लगाते हैं। लेकिन एक दौर था जब वो बहुत प्रभावी नेता थे और वासुदेव चंद्राकर जी के शिष्य हैं। कभी ऐसा भी था कि जीत की गारंटी होती थी वासुदेव चंद्राकर, वासुदेव चंद्राकर जी के जो शिष्य हैं, चाहे वो जागेश्वर साहू हो, चेतन वर्मा जी बेमेतरा वाले, इधर जालम सिंह पटेल बालोद से, भूपेश बघेल जी, ये सब दाऊ वासुदेव चंद्राकर के खेमे से निकलकर उनका राजनीति शिखर पर पहुंचे, राजनीति के शिखर पर। उसमें राजेंद्र साहू को शिखर पाना है। अब देखना होगा कि समय अंतर बहुत बढ़ चुका है। अब दाऊ वासुदेव चंद्र जो रणनीतिकार थे वो भी नहीं, वो नहीं रहे भी। तो इस चुनाव में आने वाले दिनों में पता चलेगा कि जोर किसका लग रहा है। विजय बघेल जी एक दावा भी कर रहे हैं कि पिछली बार 3 लाख वोट से जीत कर आया था, इस बार 6 लाख का भारी मत से जीत कर आऊंगा। इनका नारा चल रहा है अभी जी कि अब की बार 6 लाख पार, विजय का विजय होगा। हाँ, तो विजय बघेल जी से हमारी भी चर्चा हुई थी, जनता बोल रही है, जनता का रुझान देख के हमको लगता है कि हम पिछले बार 3,91,000 से जीते थे, इस बार 6 लाख से जीतेंगे। लेकिन बात वही है, पिछले बार कहीं न कहीं ये भी लहर चली थी साहू कुर्मी एक, तो कुर्मी समाज का वोट भी जी एक विजय बघेल जी की तरफ गया था और साहू समाज का भी वोट गया था। लेकिन अब खुद साहू समाज का प्रत्याशी है, ऐसे में बंटने की पूरी संभावना है वोट, कुर्मी और साहू वोट। जी, परिस्थितियां किसके लिए अनुकूल रहेंगी, विजय बघेल जी के लिए या फिर राजेंद्र साहू जी के लिए? अभी जो मौजूदा परिस्थिति में मैं समझता हूं कि विजय बघेल जी का अनुकूल है अभी। जी, मोदी लहर, और मैंने कहा मोदी लहर के साथ श्री राम जी का लहर देखने को मिल रहा है मतदाताओं में, और भाजपा इन सारे मुद्दों को उठाने में बहुत अव्वल भी है, मुद्दों को उठा रही है और घर घर पहुंच रही है, पहुंच चुकी है। आयोजन से उनका लगातार प्रोग्राम चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है चरणबद्ध तरीके से। आज मतलब मैं देख रहा हूं कि कहीं न कहीं भाजपा के आयोजन हो रहे हैं। इस मामले में कांग्रेस का दिख नहीं रहा है। अनुभव बैठकों का दौर चल रहा है, आयोजन का दौर अभी शुरू नहीं हुआ है। हाँ, आयोजन का दौर शुरू नहीं हुआ, कोई जैसे कार्यकर्ता सम्मेलन का, तो छोटी छोटी बैठकें हो रही है। अनुभव के आधार पर देखा जाए तो विजय बघेल जी का क्या अनुभव रहा है, चुनावी में कैसे आते हैं, और राजेंद्र साहू जी का क्या अनुभव रहा है? विजय बघेल जी का चुनाव अनुभव, 2000 से नगर पालिका चुनाव लड़े, और उससे पहले भूपेश बघेल जी के चुनाव संचालन करते थे। अच्छा, जब कांग्रेस में थे तो वर्ष 93 के चुनाव, 1993 के पहली बार भूपेश बघेल जी जब चुनाव लड़े और 98 में चुनाव लड़े,
तो दोनों चुनाव में विजय बघेल जी पाटन से चुनाव संचालन राजन साहू जी कर रहे थे। विजय बघेल जी करते थे भूपेश बघेल का उस समय, अच्छा। जब कांग्रेस में थे। तो विजय बघेल जी को भी चुनाव लड़वाने का भी अनुभव है और लड़ने का भी अनुभव है, और उनके पास कार्यकर्ता है। और राजनीति में मैंने ये भी अनुभव किया है, विजय बघेल के पास भाजपा और कांग्रेस का जो वोट बैंक है, वो खुद की पर्सनल भी उनके पास समर्थकों की टीम है। जैसे बात चलती है कि जो विजय भैया को मानते हैं वो आंख बन कर विजय भैया वाले ही हैं। वो राजनीति में कई लोगों को मैंने देखा है जो राजनीति में कोई लेना देना नहीं रहता है, लेकिन वो विजय बघेल जी के साथ जुड़े हुए लोग। और जब विजय बघेल जी लड़ते हैं तभी वो बाहर आते हैं, कोई भी चुनाव लड़ते हैं। कुछ बहुत सारी दुर्ग लोकसभा में ऐसी भी टीम है विजय बघेल जी की। अब दूसरी बात है कि अनुभव के मामले में हम राजन साहू को भी कमजोर नहीं मान सकते। वो पाटन का चुनाव संचालन करते हैं। पाटन क्षेत्र जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गढ़ है, वहाँ पे संचालन करने में उनकी जवाबदारी रहती है। उनको भी अनुभव है, सामाजिक वोट बैंक को साधने का उनको खासा अनुभव है। अब अपने पक्ष में वो कितना समय निकाल पाते हैं सामाजिक वोटों को साधने में, ये आने वाले समय में पता चलेगा, मालूम पड़ेगा। तो क्या लगता है अब अंत में क्या कहा जाए, किसके लिए बल्लेबाजी अनुकूल होगी और कौन गेंदबाजी बढ़िया कर रहा है? तो सत्यम जी, अभी मैं बताया ना, टेस्ट मैच शुरू हुआ है, अभी पहला दिन है। अगर हम 5 चरणों में बांट दिया जाए 10-10 दिन का, 50 दिन का चुनाव हो रहा है, तो 10 दिन को एक दिन माना जाए टेस्ट में, तो लास्ट 10 दिन जो बचेगा आखिरी समय में नतीजा के मालूम पड़ पाएगा, परिणाम निकलेगा जी। अभी टेस्ट मैच में बैटिंग और बॉलिंग चल रहा है, जिसमें अपने आप को सेव करते हुए खेल रहे हैं बल्लेबाज, और जो गेंदबाजी कर रहे हैं वो चाहते हैं कि विकेट निकाल ले। आखिरी पत्ते आखिरी के दौर पे ही खुलेंगे, आखिरी के दौर के लास्ट के 10 दिन में पता चलेगा कि कौन निकल रहा है। तो टेस्ट मैच चल रहा है अभी, और सारे जो प्लेयर हैं यानी कि जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, अभी स्लो खेल रहे हैं, अभी पेस में नहीं है जी। धीरे धीरे माहौल जब आगे बढ़ेगा, चुनाव की जो तारीख है वो नज़दीक आएगी, तब मालूम पड़ेगा कि माहौल कितना टाइट हो रहा है और कौन सा गेंदबाज गेंदबाजी में अव्वल है और कौन सा बल्लेबाज बल्लेबाजी में अव्वल है। तो ये जो हमारा राजनीति का सिलसिला है, जो बातचीत का सिलसिला है, वो लगातार जारी रहेगा। बातचीत कैसी लगी हो आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा। हम लोगों ने बस कोशिश किया है कि प्रत्याशियों के बारे में बताया जाए और उनका जो अनुभव है, जो पिछला चुनाव लड़ चुके हैं, क्या आंकड़े हैं, आंकड़ों बातचीत की जाए। कोई कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये तो जनता तय करेगी और अंत में जनता ही बताएगी। और लहर किसका चल रहा है वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो क्या कुछ अपडेट रहेगा, देखते रहेगा केपी न्यूज़। धन्यवाद।